हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी सर्विसेज। आज हम हमारे सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज़ स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। कल हमने बेसिक जो लास्ट हमने वीडियो देखी थी, उस वीडियो में हमने समझा था कि मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है, मार्केटिंग रिसर्च करते क्यों, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं। बट आज हम समझेंगे उसका आगे वाला पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट हाउ डज दैट मार्केटिंग रिसर्च हैपन। तो मार्केटिंग रिसर्च के अगर हम पूरा प्रोसेस को देखें तो प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। फर्स्ट इज प्रॉब्लम डेफिनेशन, research design, data collection, data analysis and interpretation, and last research report format. So starting with defining problem. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम मार्केटिंग कर क्यों रहे, मार्केटिंग रिसर्च हम कर क्यों रहे। बिकॉज हो सकता है मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके 4 P's होते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें अगर प्राइस आइडेंटिफाई करना है किसी भी मार्केट में, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हो सकता है हमारा प्राइसिंग सही ना हो, तो उस प्राइसिंग को सही करने के लिए कि हम क्या प्राइस वेट पर अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसका प्रोडक्ट सही है, जो एक्चुअल में अभी डिमांड है। जैसे टेक्नोलॉजी वाइज हम देख सकते हैं कि अगर अभी हम कोई आउटडेटेड प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो आउटडेटेड प्रोडक्ट शायद लोग कंज्यूम ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी अगर हम जैसे मुंबई गए हैं, तो मुंबई में हम अगर किसी को कूलर सेल कर रहे हैं या फिर हम एसी सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग कूलर नहीं खरीदेंगे, बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी वहाँ पे कूलर काम ही नहीं करेंगे। सो उस वजह से वहाँ पे जो सेल्स होगी वो या तो फैंस की होगी या तो फिर एसीज़ की होगी। सो आपको लोकेशन को कंस्ट्रेंट रखते हुए, लोकेशन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उसी तरीके से एडवर्टाइजिंग करनी रहेगी। जैसे कि अगर कहीं पर भी सेंट्रल इंडिया में जाओगे तो सेंट्रल इंडिया में आपको रोड साइड पर भी बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी जो कूलर सेल करेंगी। बट अगर आप ह्यूमिडिटी वाली लोकेशन पर जाओगे, जैसे कि अगर आप मुंबई गए, चेन्नई गए या फिर आप गोवा गए, तो इन लोकेशंस पे या फिर सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से वहाँ पे आप कूलर यूज़ नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप किसी बहुत ज़्यादा टेक एडवांस कंट्री में जा रहे हो, जैसे कि जापान गए अगर आप, तो जापान में आप हाई टेक्नोलॉजी देख सकते हो। जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अभी ऑलरेडी एडवांस हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे 6G 5G की हम बात कर सकते हैं वहाँ पर, बट इंडिया में अभी तक हम कंस्ट्रेंड है टू 4G। बट स्टिल कुछ ऐसी अंडर डेवलप्ड नेशंस भी हैं जहाँ पे अभी भी 2G और 3G यूटिलाइज होता है, या 2G और 3G पे ही लोग काम करते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे मार्केटिंग प्रॉब्लम में हम अपना क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो हमने प्राइसिंग आइडेंटिफाई कर लिया, हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, देन थर्डली वी कैन आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टेक्निक्स, कि कहाँ के लोग किस तरीके के प्रमोशन से अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको यूथ को अगर अट्रैक्ट करना है तो यूथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि हम जो एड्स देखते हैं, एड्स में बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को यूज़ किया जाता है, बिकॉज यूथ इस तरीके का है जो इन्फ्लुएंसर से अट्रैक्ट होता है बहुत ज़्यादा। डिजिटल मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम, हमारे जो अगर हम यूथ देखें तो यूथ का जो स्क्रीन टाइम है फ़ोन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम ओल्ड एज पर्सन को देखें या फिर अपने मदर फादर वाली एज में देखें, तो उस एज के पर्सन के लिए जो आपको एडवर्टाइजिंग करनी है वो उसके लिए आपको अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ सकता है। तो वो टूल्स और टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन स्टेट करोगे कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आपकी प्रोडक्ट की। हो सकता है कि उसके जो 4 P's हैं वो प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर कुछ मैक्रो एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि लीगल या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा हो, या फिर कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो, या फिर डेमोग्राफिक की वजह से प्रॉब्लम हो। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम कि आपकी एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि आपकी कंपनी के लिए डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा है बट आप उसके लिए सप्लाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, या फिर प्राइसिंग प्रॉब्लम है, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट की प्रॉब्लम इन योर कंपनी। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रिसर्च डिज़ाइन। आप पूरे के पूरे स्टेप को एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज रिसर्च इज़ अ वेरी एलैबोरेटेड प्रोसेस, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कैपिटल एंड एनर्जी। सो यू हैव टू मेक अ रिसर्च डिज़ाइन ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर पाओ। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए आप सबसे पहले देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप सबसे पहले बनाओगे उसका ऑब्जेक्टिव या एम ऑफ योर स्टडी। जो आप रिसर्च करने वाले हो उसी के जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है, उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप अपना ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी कंपनी का अल्टीमेट एम क्या है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एम आप हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे। हाइपोथेसिस भी जनरली 2 टाइप के होते हैं, वन इज नल हाइपोथेसिस, अनदर वन इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलेशन देख रहा हूँ, जैसे कि डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई, और इसी का एक ऑपोजिट दूंगा, इसी का एक
ऑल्टरनेट फॉर्म दूंगा जिससे मैं बोलूँगा दैट डिमांड इज़ नॉट कोरिलेटेड विद सप्लाई। तो यहाँ पे मेरे को दो हाइपोथेसिस मिल गए बेस्ड ऑन माई प्रॉब्लम। हो सकता है मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड थी कि मेरी कंपनी के डिमांड क्यों नहीं जनरेट हो रही, या फिर डिमांड और सप्लाई का कोई रिलेशन है, डिमांड और प्राइस का कोई रिलेशन है। उसी के बेसिस मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही मैंने अपना हाइपोथेसिस ले डाउन किया। आफ्टर लेइंग डाउन हाइपोथेसिस मैं पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे किस तरीके से बढ़ना है। सो आफ्टर लेइंग डाउन स्टेप मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को जो डेटा कलेक्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं यहीं पर आइडेंटिफाई करूँगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन मेरे को ताकि से उस टाइम पे मुझे से वो प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़े। सो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं डेटा कलेक्शन के ऊपर। सबसे पहले डेटा कलेक्शन में हमें सैंपल साइज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन और हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं कोई मशीन है या फिर जो मैं स्टडी करने वाला हूँ डिमांड और सप्लाई की, वो डिमांड और सप्लाई का जो प्रोडक्ट है दैट इज रिलेटेड टू डायबिटीज़, तो मैं सिर्फ जो डेटा कलेक्ट करूँगा वो सिर्फ डायबिटिक पेशेंट से कलेक्ट करूँगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स के पास जाऊँगा या फिर मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास जो जिनके पास डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, तो उनसे जाके मैं डेटा कलेक्ट करूँगा। बट स्टिल इंडिया में बहुत सारे ऐसे करोड़ और पीपल होंगे जिनको या तो डायबिटीज़ है या फिर ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज़ को क्योर करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं हर एक पर्सन के पास जाके, हर एक डायबिटिक पेशेंट और हर एक डायबिटिक डॉक्टर के पास जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं पॉपुलेशन को स्क्रूटनाइज करके उसका एक सैम्पल साइज़ निकालूंगा कि कितना सैम्पल साइज़ को अगर मैं सर्वे करूँगा तो वो मेरे पॉपुलेशन को जस्टिफाई कर पाएगा। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन साइज और द सैम्पल साइज, नेक्स्ट स्टेप होगी डेटा का कलेक्शन का मेथड, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है और कौन से लोकेशन से डेटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो दो तरीके के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग एंड अनदर वन इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पे बेसिकली एक में प्रोबेबिलिटी होती है सबके लिए, इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, और नॉन रैंडम में किसी की भी इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, जिसके अंदर आते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, क्वासी सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग या फिर कोटा सैम्पलिंग या फिर नॉन जजमेंटल सैम्पलिंग। आफ्टर डिज़ाइनिंग द रिसर्च डिज़ाइन, जहाँ पे हमने पूरा डेटा कलेक्शन किस तरीके से होने वाला है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक्चुअल में डेटा कलेक्ट करने जाएंगे। हम मार्केट में जाएंगे और बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ईजी टेक्निक होता है क्वेश्चनएयर, जहाँ पे हम रिटर्न क्वेश्चनएयर बनाएंगे। उससे हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव से या जो हमारे हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो इस क्वेश्चनएयर में फिल करेंगे और फिर हम वो डायबिटिक पेशेंट से या फिर हम डायबिटिक डॉक्टर से हम उसको फिल आउट करा सकते हैं। दूसरा टेक्निक हो सकता है कि हम उनको ऑब्जर्व कर लें, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हम कलेक्ट करें एक रूम में, और रूम में बिठाने के बाद हम उनके एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे मान लीजिए हमने कोई रिस्ट बैंड बनाया है या फिर हमने कोई निडल बनाई है या कोई सिरिंज बनाई है या पर्टिकुलर कोई मेडिसिन बनाई है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम उनको ऑब्जर्वेशन रूम में बिठा सकते हैं। ऑब्जर्व कर सकते हैं उन्हें कि आफ्टर गिविंग दिस मेडिसिन और आफ्टर गिविंग दैट पर्टिकुलर ड्रग और वैक्सीन कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद हम उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, 1-on-1 सबसे बात कर सकते हैं और उनको पर्सनली इंटरव्यू कर सकते हैं कि वो किस तरीके के अभी मेडिसिन ले रहे हैं, कब से वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कौन से टाइप का उन्हें डायबिटीज़ है, क्या उनके फैमिली में कोई और डायबिटिक पेशेंट्स हैं। तो इस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चंस हम उनसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली पूछने का एक फ़ायदा ये होता है कि दो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एज वेल एज कैपिटल, बट इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हमें एक ऑनेस्ट आंसर्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब हम क्वेश्चनएयर्स फिल कराते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि इंसान अच्छे से, जो भी हमारा सैंपल है, सैंपल के अच्छे से डेटा हमें फिल आउट करके दे रहा है या नहीं, उसमें हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। बट अगर हम उसका दूसरा साइड देखें, पर्सनल इंटरव्यू में हमें वो प्रॉपरली डेटा फिल आउट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी हैव कलेक्टेड द डेटा, हमारा पूरा सैंपल रेडी है, उस सैंपल को हम पहले स्क्रूटनाइज करेंगे। स्क्रूटनाइज करने के बाद हम उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद हम डेटा को एनालाइज करेंगे और उस एनालिसिस से हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एनालिसिस के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव टूल्स भी आते हैं और क्वांटिटेटिव टूल्स भी आते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं कोरिलेशन, रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, हम अनोवा यूज़ कर सकते हैं या फिर ची स्क्वायर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं दैट वी यूज़ इन क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट, दीज वी यूज़ इन क्वांटिटेटिव टेस्ट। और क्वालिटेटिव टेस्ट में जनरली हम इंटरव्यूअर के टाइम पे ही रिसर्चर खुद ही
क्वालिटेटिव के बेसिस पे अपने डेटास को इंटरप्रेट कर लेता है। आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा, जो हमें उसमें से ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे रिसर्चर इंटरप्रेट करता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव ले डाउन किया था या फिर जो हमने फर्स्ट रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहले जो हाइपोथेसिस ले डाउन किया था, क्या वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं। और हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए भी काफ़ी सारे टेस्ट आते हैं, उन टेस्ट के थ्रू हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं दैट इज़ आर नल हाइपोथेसिस ट्रू और इज आर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू। इफ़ आर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू देन वील मेक अ रिपोर्ट ऑन इट। प्रॉपर्ली एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, हाइपोथेसिस होते हैं, एरर जो सैंपल हमने कलेक्ट किया उस सैम्पलिंग का टेक्निक्स होते हैं, कौन से सैम्पलिंग ली है, कितना पॉपुलेशन साइज़ लिया है, उसमें से हमने सैम्पल साइज़ को चूज़ किस तरीके से किया है, क्वेश्चन ईयर का फॉर्मेट होता है, उसके बाद से पूरे ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, डेटा कलेक्ट करने के बेसिस पे पूरे ऑब्जर्वेशंस के टेबल बनाते हैं और उसके बेसिस पे पूरी रिपोर्ट सबमिट करते हैं विथ इंटरप्रिटेशंस एंड रिजल्ट्स। हाँ